बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 3 वेक्टर्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पार्ट 1 करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 से पहले जो डिफिनीशंस हैं, टॉपिक्स हैं और थ्योरम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 35 पार्ट 1 है। एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 2 लेक्चर नंबर 35 पार्ट 2 में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है द क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों वेक्टर्स हैं लेकिन उसका रिजल्टेंट स्केलर वेक्टर आता है, इस वजह से हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी अहम मिसाल जो है वो वर्क है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट दोनों मल्टीप्लाई है। तो इसको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक जगह पे डॉट लगाया गया है और एक जगह पे मल्टीप्लाई का क्रॉस का साइन लगाया गया है। इसलिए हम इसको द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं और इसको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं। अब जो हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर होगा। इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। इसको डिफाइन किस तरह किया है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ डिफिनीशन है कि वो जो क्वांटिटी है उसको किस तरह डिफाइन किया गया है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ए और बी हमारे पास वेक्टर्स है और ये नॉन जीरो वेक्टर्स है, यानी ये वेक्टर जीरो नहीं है। द क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज। इन दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आता है उसको इस तरह डिफाइन किया गया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। इससे जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस ए का मैग्नीट्यूड, इस बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा क्या चीज़ है, थीटा इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है। तो ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो इन दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई से आएगा। और ये जो एन है, एन के ऊपर देखिए ये कैरेट का सिंबल है, ये यूनिट वेक्टर को शो करता है। वो वेक्टर जो इन दो वेक्टर्स के नतीजे में आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेक्टर की तो एक डायरेक्शन भी होती है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। वेयर एन कैरेट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमिन्ड बाय ए एंड बी। ए और बी जिस प्लेन में होंगे, इससे आने वाला जो वेक्टर होगा वो इसके प्लेन में नहीं होगा, ना ए के प्लेन में होगा ना बी के, बल्कि वो इन दो वेक्टर्स का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। और उसको कौन शो करेगा, उस डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, यानी वो वेक्टर जो इन दोनों के रिजल्ट से आएगा उसके वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये जो एन कैरेट है ये यूनिट वेक्टर है। ए और बी देखें, ये ए और बी है, इसके दरमियान एंगल है थीटा। ए और बी, अगर ए एक्स एक्सिस में है और बी वाई एक्सिस में है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट से वो जेड एक्सिस में होगा। यानी आप ये समझ लें कि ये ए और बी अगर इस फर्श के ऊपर है, इस फ्लोर के ऊपर ये ए और बी है, तो फिर ये जो ए क्रॉस बी जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में इस तरह होगा, इस तरह। ये ए है, ये बी है, यानी ये प्लेन है। ये हमारे पास ये जो फ्लोर है, ये जो फर्श है, ये एक प्लेन है। इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दो कोई भी वेक्टर है, तो जो वेक्टर इन दोनों के मल्टीप्लाई से आएगा जिसको हम ए क्रॉस बी कहेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर
क्या शो करेगा, इस ए क्रॉस बी को शो करेगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। ये यूनिट वेक्टर हमें बताएगा कि ये ए क्रॉस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। तो ए क्रॉस बी ये वेक्टर हमें किस तरह मिलेगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है किस वेक्टर का, जो इस दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। और ये एन कैरेट जो है, ये यूनिट वेक्टर जो है, ये उस वेक्टर की जो इन दोनों के प्रोडक्ट से आएगा उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। अब एक और बात आपके जहन में आ रही होगी कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और इसके साथ तो डायरेक्शन नहीं होती तो हम यूनिट वेक्टर नहीं लिखते, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसमें साइन थीटा क्यों यूज हो रहा है, इसमें cos थीटा क्यों यूज हो रहा है? इसकी वजह यह है कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 होगा। और आपको पता होगा कि 0 के ऊपर, cos 0 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होती है, cos 0 1 के इक्वल होता है। इसके अलावा जितने भी एंगल्स हैं उस पे cos की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो ये जो cos है, cos को इसलिए लगाया गया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब इन दोनों के दरमियान एंगल 0 हो। और वो एंगल जब 0 होगा तो वो तब ही 0 हो सकता है कि यहाँ पे cos हो। देखिए cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इससे ए और बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड आएगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल cos 30 है, तो cos 30 के ऊपर इसकी वैल्यू 0.866 है, तो फिर ए डॉट बी से जो रिजल्टेंट आएगा वो कम होगा, यानी जितना ये एंगल बढ़ता चला जाता है तो रिजल्टेंट कम होता है। मिसाल के तौर पे वर्क मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की एक हो। तो इस वजह से यहां पे cos लगाया जाता है। यहां पे साइन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इससे जो वेक्टर आएगा वो तब मैक्सिमम होगा जब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 हो, क्योंकि साइन 90 1 के इक्वल होता है। तो जब साइन 90 1 के इक्वल होगा तो ए क्रॉस बी इक्वल होगा ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर आप एंगल को छोटा कर दें, साइन 30 कर दें, तो साइन 30 तो 0.5 यानी 1/2 के इक्वल होता है। तो इससे आने वाला जो वेक्टर होगा वो हाफ हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। और इसकी बेहतर मिसाल टार्क है। टार्क में फोर्स और मूवमेंट आर्म अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो आपको टार्क मैक्सिमम मिलेगा, यानी टार्क होता है डी वेक्टर और क्रॉस एफ वेक्टर। तो आपको मैक्सिमम टार्क तब मिलेगा जब इन दोनों के दरमियान एंगल 90 हो। तो इस वजह से यहाँ पे साइन लगाया है गया है, क्योंकि देखें साइन 90 1 के इक्वल होता है, ये खत्म हो जाता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो फिर ये जो इसका और इसका प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। इस वजह से हम यहाँ पे साइन लगाते हैं और डॉट प्रोडक्ट में cos लगाते हैं। आप इसकी डायरेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे? अगर आप ए क्रॉस बी, यानी वेक्टर ए पहले है और वेक्टर बी बाद में है, ए क्रॉस बी, तो आप क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को ए से बी की तरफ इस तरह मोड़ देंगे। तो ये थंब क्या शो करेगा, थंब डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप क्या करें, आप ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां मोड़ लें। तो देखें ये जो थंब है ये बाहर की तरफ है, हमने तो यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर की तरफ लगाया है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इस तरह नहीं लगा सकता। असल में ये ए क्रॉस बी जो है ये इस तरह है, ये इस तरह देखें। जब हम ए से बी की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा वो इस तरह बाहर की तरफ होगा, इस बोर्ड से आउटवर्ड होगा, और उसको ये यूनिट वेक्टर शो करेगा। ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड में एरो है, ये असल में ए क्रॉस बी को शो कर रहा है, इन दोनों के रिजल्टेंट को शो कर रहा है। तो क्योंकि बोर्ड पे तो मैं
इस तरह ड्रा कर नहीं सकता, तो आपको बोर्ड पे इस तरह नजर आए, लेकिन असल में ये है। अगर बी क्रॉस ए है, अगर दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाए, ए बी हो जाए और बी ए हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप बी से ए की तरफ अपनी उंगलियां मोड़ रहे हैं, बी से ए की तरफ, तो आपका थंब इनवर्ड है, इनवर्ड। इसमें थंब आउटवर्ड था, इसमें इनवर्ड। तो देखें डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों के रिजल्टेंट से जो वेक्टर होगा वो इनवर्ड होगा, यानी बी क्रॉस ए जो है, ये जो रेड लाइन है ये इनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो ये जो वेक्टर है ये इनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है, तो अगर इसको प्लस एन से शो किया है तो इसको माइनस एन से शो करेंगे। तो ये बी क्रॉस ए है। तो बी क्रॉस ए वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इक्वल होगा बी मैग्नीट्यूड का ए मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, लेकिन यूनिट वेक्टर के साथ माइनस है जिसको हमने शुरू में लिख दिया है। तो इससे ये भी पता लगता है कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के डायरेक्शन के लिहाज से, क्योंकि ए क्रॉस बी आउटवर्ड वेक्टर होगा और बी क्रॉस ए इनवर्ड होगा। हाँ, इस तरह आप लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इन दोनों में फर्क डायरेक्शन का है। अगर एक वेक्टर ए क्रॉस बी आउटवर्ड है तो फिर बी क्रॉस ए इनवर्ड होगा। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ क्या होगी या इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में फिर डायरेक्शन को शो नहीं किया जाता, तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगला टॉपिक है इमीडिएट कंसीक्वेंस ऑफ द डिफिनीशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की डिफिनीशन से जो फौरी नताइज हमें मिले हैं, जो हमें बहुत सारी बातें समझ में आई हैं, अब उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली बात यह है कि सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और बी क्रॉस ए से जो वेक्टर आएगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है। माइनस शो करता है कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा और बी क्रॉस ए से जो वेक्टर आएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। हेंस वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब है कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव कहते हैं कि अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल हो तो फिर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इस तरीके से हम नंबर में पढ़ते हैं कि 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देन थीटा क्या होगा 180। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो ये पैरेलल वेक्टर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ए राइट डायरेक्शन में है और बी लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है ये 180 है। अगर इस तरह आप इसको एक साथ लिख लीजिए, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान एंगल 180 है। If A and B are parallel but in opposite direction, then theta is equal to 180। तो इन दोनों के दरमियान एंगल 180 होगा, चाहे इस तरह शो किया हो या इस तरह। इन दिस केस क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। लेकिन थीटा हमारे पास 180 है तो साइन 180 और ये यूनिट वेक्टर है, तो साइन 180 तो 0 के इक्वल है। तो जब ये साइन 180 0, तो इसका मतलब है कि ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब साइन 180 0 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो मुमकिन है कि वो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, उन दोनों वेक्टर का एंगल आपस में 180 हो, यानी दोनों पैरेलल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो।
इफ ए एंड बी आर पैरेलल बट इन द सेम डायरेक्शन, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो जाहिर है कि इसके दरमियान एंगल 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री, क्योंकि एंगल 0 है, और यूनिट वेक्टर, तो क्योंकि साइन 0 0 है तो ये तमाम वैल्यू 0 हो गई, तो ए क्रॉस बी से 0 आ गया। तो अगर ए क्रॉस बी से 0 आ रहा है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से 0 आ रहा है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं यानी पैरेलल है और एक डायरेक्शन में है, या वो दोनों पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। एक तीसरी बात भी हो सकती है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देन आइदर एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर ए और बी इज 0। इन दोनों वेक्टर से अगर 0 आ रहा है तो फिर ये भी हो सकता है कि या बी वेक्टर 0 है या ए वेक्टर 0 है। देखें, इन पर्टिकुलर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वेक्टर्स ए, यानी अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है और उसके साथ 0 वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल भी लगा ले, तो उससे 0 आएगा। और ये भी हो सकता है कि ए वेक्टर 0 हो और बी कोई वेक्टर हो, तो उससे भी 0 आएगा। तो हम इस तमाम रिजल्ट से इस बात पे पहुंचे हैं कि अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, देन आइदर एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी इज 0, तो फिर कोई एक वेक्टर 0 है, और या ये हो सकता है कि ए एंड बी आर पैरेलल, या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, और पैरेलल में भी दो कंडीशंस है, या तो दोनों एक डायरेक्शन में है या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगर दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स भी हों, यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तो फिर हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी एक्स एक्सिस में एक्स कंपोनेंट है और ये आई उसका यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस में वाई कंपोनेंट है इस वेक्टर का और ये जे उसका यूनिट वेक्टर है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। ये जेड कंपोनेंट है और ये के यूनिट वेक्टर शो कर रहा है। बी वेक्टर हमारे पास है, क्योंकि ये दो वेक्टर है तो हम इसको x1 y1 और z1 कह लेंगे, ए के कंपोनेंट्स को। बी वेक्टर, इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसको हम x2i कह लेंगे, यानी बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वह x2 है और ये यूनिट वेक्टर इस कंपोनेंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस में है। आई जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। फिर लिखोगे y2 और यूनिट वेक्टर j। y2 इस बी वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो y डायरेक्शन में है और ये j यूनिट वेक्टर इस कंपोनेंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, y एक्सिस में। फिर है z2, ये z कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर है और ये जो z कंपोनेंट है ये किस डायरेक्शन में है, ये k डायरेक्शन में है। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आप इसके ये x और y चेंज भी कर सकते हैं, इसको x एक्सिस कह सकते हैं, इसको y एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये z एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को j से शो करते हैं, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को i से शो किया जाता है और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को k यूनिट वेक्टर से शो किया जाता है। इसको हम स्पेस कहते हैं। जब जिस तरह ये कमरा जो है ये स्पेस है, क्योंकि इसके x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है, तो ये जो दो वेक्टर है ये स्पेस में है, यानी जिस तरह ये कमरा है तो ये आपके पास ये वेक्टर इस तरह स्पेस में है, तो इसका x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है और z कंपोनेंट भी है। तो हम इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं,
तो हम दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर के कंपोनेंट हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। क्रॉस बी वेक्टर के कंपोनेंट ये हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब इस हर कंपोनेंट को इसके तमाम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो x1i है ये मल्टीप्लाई होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k प्लस ये y1j ये भी मल्टीप्लाई होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। इसी तरीके से ये जो z1k है प्लस z1k ये भी मल्टीप्लाई होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब ये x1i इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x1 इंटू x2 और i के साथ i क्रॉस i, फिर x1 y2 एंड i क्रॉस j, फिर x1 प्लस x1 एंड z2 इंटू i क्रॉस k। अब ये y1j इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस y1 x2 j क्रॉस i प्लस y1 y2 j क्रॉस j प्लस y1 z2 j क्रॉस k प्लस z1k भी इस तमाम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो z1 x2 k यूनिट वेक्टर क्रॉस i यूनिट वेक्टर प्लस z1 y2 k यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, k यूनिट वेक्टर एंड j यूनिट वेक्टर। लास्ट में है प्लस z1 इंटू z2 और k क्रॉस k। अब यहां पे एक बात याद रखें, देखें ये दो वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, चाहे वो ए बी हो या i क्रॉस i हो, वो जीरो के इक्वल होते हैं। तो i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k ये आपस में जीरो के इक्वल होंगे। अब ये जो बाकी है i क्रॉस j, देखिए i x एक्सिस को शो कर रहा है, j y एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जो वेक्टर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो i वेक्टर और तो i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर से जो इसके रिजल्टेंट से वेक्टर आएगा वो इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो उसकी डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो देखें ये आपके पास एक आसान तरीका है, एक सर्कल ड्रा करें, यहाँ पे i j और k लिखें और क्लॉकवाइज इस तरह एरोज लगा दें। तो अब i क्रॉस j यानी एक वेक्टर i डायरेक्शन में है और दूसरा j, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो k डायरेक्शन में होगा, जो इसकी डिफिनीशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे फिर हम k लिखेंगे, तो ये इस तरह लिख लेंगे
x1 इंटू x2, i क्रॉस i है तो 0 है, प्लस x1 y2, i क्रॉस j k के इक्वल है, इसके साथ आप k लिख लेंगे, प्लस x1 z2 i क्रॉस k देखें ये अपोजिट डायरेक्शन में, i क्रॉस k, अगर k क्रॉस i होता तो फिर वो j के इक्वल होता, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है तो i क्रॉस k से j आएगा लेकिन माइनस j, तो यहां पे आप लिख लोगे माइनस j, प्लस y1 x2 j क्रॉस i, लेकिन फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो j क्रॉस i माइनस k के इक्वल होगा, और अगर i क्रॉस j होता तो फिर k के इक्वल होता, तो यहां पे आप लिख लेंगे माइनस k। y1 y2 और j क्रॉस j यूनिट वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो ये 0 होगा क्योंकि सेम ही वेक्टर है j और j, प्लस y1 इंटू z2 j क्रॉस k इससे i आता है, फिर है z1 इंटू x2 k क्रॉस i इससे आएगा j, प्लस z1 y2 k क्रॉस j, अगर j क्रॉस k होता तो फिर i होता, k क्रॉस j है तो माइनस i, प्लस z1 और z2 k क्रॉस k दोनों वेक्टर सेम है, पैरेलल है तो ये 0 के इक्वल है, तो ये कंपोनेंट 0 इज इक्वल टू ये रह जाएगा x1 y2 k यूनिट वेक्टर प्लस माइनस x1 z j यूनिट वेक्टर प्लस माइनस y1 x2 k यूनिट वेक्टर, ये 0 प्लस y1 z2 i यूनिट वेक्टर प्लस z1 x2 j यूनिट वेक्टर प्लस माइनस z1 y2 i यूनिट वेक्टर, और z1 z2 मल्टीप्लाई 0 इज 0। ये हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये i वाले कंपोनेंट्स अलग लिख लेते हैं, j वाले अलग और z वाले अलग। i कंपोनेंट एक ये है और एक ये है, y1 z2 i माइनस z1 y2 और यूनिट वेक्टर i। फिर ये j वाली वैल्यूज हैं, j कंपोनेंट माइनस x1 z2 इंटू j यूनिट वेक्टर प्लस z1 और x2 इंटू j यूनिट वेक्टर, लास्ट में ये k के कंपोनेंट्स हैं, प्लस x1 y2 k माइनस y1 x2 और k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों में ये i कॉमन है तो y1 z2 माइनस y2 i कॉमन निकाल लें, इसमें से ये माइनस भी कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा x1 z2 और इस माइनस कॉमन निकालने से ये प्लस माइनस हो जाएगा z1 x2 और ये j भी कॉमन निकाल लें, इसमें से k कॉमन निकालेंगे x1 y2 माइनस y1 x2 और ये k यूनिट वेक्टर। तो देखें a क्रॉस b से जो वेक्टर आएगा वो इक्वल होगा, ये उसका देखें i कंपोनेंट है, ये j कंपोनेंट है और ये k कंपोनेंट है, तो उसमें आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, दो वेक्टर, यानी इसका भी x1 y1 z1 है और b कंपोनेंट के x2 y2 और z2 कंपोनेंट है, तो यहाँ पे y1 z1 y2 ये वैल्यूज पुट करेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट
करेंगे और साथ आई जे के लगा लेंगे, तो ये फिर उस वेक्टर के कंपोनेंट है जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। लेकिन ये तरीका ज़रा मुश्किल है, तो इसके लिए एक आसान सा मेथड है कि आप ए क्रॉस बी इसका डिटर्मिनेंट ले लें। पहले रो में आप आई जे और के लिखें, दूसरे रो में इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखें, यानी x1 y1 और z1। तीसरे रो में इस बी वेक्टर के कंपोनेंट लिख लें x2 y2 और z2। जिस तरह हम लोग चैप्टर नंबर 2 में एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, आप इसको उसी डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करें, आपको यही जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा, यानी आपको ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है वो आपको मिल जाएगा। तो हम एग्जाम्पल से फिर आपको समझाते हैं कि ये किस तरह करेंगे। एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम ज्योमेट्री में किस तरह यूज कर सकते हैं। तो हम इसकी मदद से एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम भी फाइंड कर सकते हैं। थ्योरम यह है कि प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बताना है, ये प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी, ये जो हमारे पास ए क्रॉस बी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड, देखें इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या शो करता है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये इस पैरेललोग्राम का एरिया शो करता है विद एडजेसेंट साइड ए एंड बी। अगर हम ये सपोज कर लें कि इस पैरेललोग्राम का एक साइड ए है और दूसरा साइड वेक्टर बी है, यानी इसके दोनों साइड दो वेक्टर्स को शो करते हैं, और हमें ये भी पता है कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। इसमें वो यूनिट वेक्टर नहीं आता क्योंकि वो डायरेक्शन को शो करता है। अब प्रूफ ये है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए पैरेललोग्राम का एक साइड शो कर रहा है और दूसरा वेक्टर पैरेललोग्राम का दूसरा साइड शो कर रहा है। दोनों एडजेसेंट है, आपस में एक साथ मिले हुए हैं, दोनों एक साथ हैं, ये एडजेसेंट साइड्स होते हैं। एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, और इन दो वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल थीटा है। अब पैरेललोग्राम का जो फार्मूला है, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और आपसे कहा जाए कि इसका एरिया फाइंड करें, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस आप कोई भी ले सकते हैं, ये हम बेस ले लेते हैं, यानी एक साइड को आप बेस ले लें। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि अपोजिट वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द बेस। बेस के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होती है, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। अब ओ ए, ये तो वेक्टर है, ओ ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड, और ये जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होता है बी मैग्नीट्यूड। ये देखें, अगर आप इसको एक ट्राइंगल कंसिडर करें, ये एक छोटा सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा ये है, तो ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो ब्लैक में ये परपेंडिकुलर है, और ये जो 90 के सामने है ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है यानी एल्टीट्यूड, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है बी मैग्नीट्यूड, यानी इसका लेंथ। इसको इस साइड पे ले आए तो बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। तो इस एल्टीट्यूड की जो वैल्यू है वो है बी साइन थीटा। अब आ जाए इस फार्मूले की तरफ। बेस, बेस क्या है, ये इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ये बेस है, मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड ये है बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो देखें, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इससे पता लगा कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है वो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यानी अगर हम दो वेक्टर्स को इस पैरेललोग्राम के दो साइड कंसिडर करें और फिर उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें और फिर उसका मैग्नीट्यूड लें, तो उससे क्या आएगा, उससे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आएगा। यानी मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए कि अगर एक वेक्टर है वो है 2i + 3j + 4,
के। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर लें, यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो ए क्रॉस बी वेक्टर से भी आपके पास इस तरह कोई वैल्यूज आएंगी, तो उन तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर वो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अगला थ्योरम है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 यानी हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम को हाफ कर दिया जाए तो देखें इससे ट्राइंगल बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को आधा कर दें तो वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बन जाएगा। तो 1/2 और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अभी हमने प्रूफ किया है कि वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। इसमें ये ए क्रॉस बी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है, वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इस आसान तरीके से हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी फाइंड कर सकते हैं। और इसमें ये ए बी क्या है, ये इस ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड्स हैं। अब आपको एग्जांपल 23 में एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ये 3 वर्टिसेस गिवन है, हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो इक्वल होता है हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड। तो एक एडजेसेंट साइड ए बी ले लेते हैं, हमने लिखा है देखें ए बी एंड ए सी बी द 2 एडजेसेंट साइड। तो एक ए बी है क्रॉस दूसरा ए सी है। इन दोनों वेक्टर्स का, ये वेक्टर्स हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। अब ए बी वेक्टर आप किस तरह फाइंड करेंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए बी असल में वेक्टर है, वो ओ बी माइनस ओ ए से आएगा, क्योंकि ये जो वर्टिसेस हैं ये किसी रेफरेंस पॉइंट से गिवन है, यानी ये एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में ये ट्राइंगल है। तो इसमें ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ से इसके इस पॉइंट के डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो आप जब ए बी फाइंड करेंगे तो आपने ओ बी में से ओ ए माइनस करना है, तो आपके पास ये ए बी आएगा। देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कर लें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये आपके पास ओ ए है और ये आपके पास ओ बी है और ये ए बी वेक्टर है। तो देखें, हेड टू टेल रूल की मदद से ये ओ है, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट है ओ बी। तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर माइनस, इसको इस साइड पे ले जाए तो माइनस ओ ए। तो इसी तरीके से मैंने देखें डायरेक्ट कर लिया था, फिर आपको बता भी दिया कि ए बी वेक्टर होगा ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी क्या है, ओ बी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0 2 माइनस ओ ए ये कोऑर्डिनेट्स है 2 2 0 इज इक्वल टू -1 -2 -3 0 -2 -2 2 -0 2। तो ये ए बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए इस वेक्टर के। फिर हमने ए सी वेक्टर्स फाइंड करना है, तो वो होगा ओ सी माइनस ओ ए, जिस तरह भी मैंने आपको बताया। तो ओ सी के पॉइंट वो है 0 4 3 माइनस ओ ए, ये पॉइंट्स हैं 2 2 0 0 -2 -2 4 -2 2 3 -0 3। तो -2 2 और 3 ये ए सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अब आपने ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए बी वेक्टर और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म जो मैंने आपसे कहा था उसकी मदद से करेंगे। यहाँ पे आई जे और के लिखेंगे, सेकेंड रो में ए बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे -3 -2 एंड 2,
और ए सी को थर्ड रो में लिखेंगे, ये जो कंपोनेंट्स हैं -2, 2 एंड 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पे आई लिखते हैं और आई जिस कॉलम में हो, जिस रो में हो, उसको ख़त्म कर लेंगे, -2, 2, 2, 3, फिर यहाँ पे प्लस, इसके बाद माइनस, ये सारा हम कर चुके हैं। ये जे जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के बाकी लिख लेंगे, -3, 2, -2, 3, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर के जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख लेते हैं, -3, -2 एंड 2 इज इक्वल टू आई। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, फिर माइनस फार्मूले का 2 2 4, माइनस जे, -3 मल्टीप्लाई 3 -9, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई -2 -4, और माइनस ये है तो +4, प्लस के, -3 मल्टीप्लाई 2 -6, -2 मल्टीप्लाई -2 +4, लेकिन ये -2 फार्मूले का है, -6 -4 -10, तो -10 और साथ आई लिख लें यूनिट वेक्टर, -9 + 4 -5 और माइनस जे तो +5j, -6 -4 -10 और के यूनिट वेक्टर। देखें ये आपके पास ए बी क्रॉस ए सी आ गया, लेकिन ये तो आपके पास वेक्टर है, हमें ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड होता है हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर लें, -10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर और अंडर द रूट। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, -10 स्क्वायर 100 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस -10 स्क्वायर 100 और ये अंडर द रूट, 100 एंड 100 225, 225 स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट आता है 15। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो वो तो इक्वल है 1/2 यानी हाफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 1/2 और ये हमने फाइंड किया है ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड 15, 15 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 7.5। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -b क्रॉस ए, इसको एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ए वेक्टर के कंपोनेंट हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k, बी वेक्टर के कंपोनेंट हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, a क्रॉस b, पहले रो में i j k लिखते हैं, दूसरी रो में a के कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे a पहले है, x1 y1 z1, b के कंपोनेंट तीसरे रो में लिखेंगे, x2 y2 एंड z2। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर लें, यानी i j k, तो इसी तरह लिखा हुआ है, ये x2 y2 और z2, इसको सेकंड रो में लिख लें, और x1 y1 और z1 इसको थर्ड रो में लिख लें। तो इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट में डिफरेंस माइनस का होगा, या आसान लफ्ज़ों में आप कहें कि जब आप दो रोज को जो एक साथ हो उसको इंटरचेंज करेंगे तो उसमें माइनस यहाँ पे लगाएंगे, फिर ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होगा। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। अब माइनस, तो ये माइनस तो आ गया। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह हमने ए क्रॉस बी में x1 y1 और z1 को पहले लिखा है और x2 y2 और z2 को बाद में लिखा है, जब x2 y2 और z1 अब पहले आ गया है यानी दूसरी रो में, और x1 y1 z1 तीसरे रो में आ गया है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं b क्रॉस a। तो ये प्रूव हो गया कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। अब हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसके बारे में थ्योरम है कि अगर a b c हमारे पास 3 वेक्टर है, देन a प्लस b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई c प्लस b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई c प्लस b मल्टीप्लाई c, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये एक ही तरह के दोनों थ्योरम्स हैं। तो हम पहले सपोज करते हैं कि a वेक्टर जो है इसके कंपोनेंट्स हैं x1i प्लस y1j प्लस
Z1 के। बी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं x2i प्लस y2j प्लस z3 के, और सी वेक्टर्स के कंपोनेंट है x3i प्लस y3j और प्लस z3 के। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a प्लस बी पहले लेते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो a के कंपोनेंट्स हैं x1i प्लस y1j प्लस z1 के, प्लस b के कंपोनेंट्स हैं x2i प्लस y2j प्लस z3 के। इसको ऐड करेंगे, x1 x2 के साथ ऐड होगा क्योंकि दोनों में i है, तो x1 को x2 के साथ ऐड करते हैं। x1 के साथ भी i है और x2 के साथ भी i है, दोनों कॉमन ले लेते हैं। y1 और y2 को ऐड करेंगे और इसके साथ भी j है और इसके साथ वो कॉमन ले लेते हैं। फिर हमने z1 और z2 को ऐड करना है, z1 प्लस z2, दोनों में k है तो आप इसको कॉमन ले लें। अब हमने इसका c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो a प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे। पहले रो में i, j और k लिखेंगे, दूसरी रो में a प्लस बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2। सी के कंपोनेंट तीसरे रो में लिखेंगे, x3, y3 और z3 इज इक्वल टू। अब हमने एक और भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे कि अगर कोई रो या कॉलम जो है उसमें दो वैल्यूज का सम हो तो आप इसको अलग अलग दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, इसके इक्वल होगा, यानी ये डिटर्मिनेंट और ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होंगे। किस तरह? यहां पे भी i j k लिखें, यहां पे भी i j k लिखें, या एक डिटर्मिनेंट में x1 y1 और z1 लिखें और दूसरे डिटर्मिनेंट में x2 y2 और z2 लिखें। बाकी ये इसी तरह रहेगा, x3 y3 और z3, यहां पे भी लिखेंगे x3 y3 एंड z3। तो हम एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू, यहां पे देखिए i j k x1 y1 z1 x3 y3 z3 है। इस डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं a, क्योंकि ये a के कंपोनेंट्स हैं, क्रॉस ये c के कंपोनेंट्स हैं, बीच में प्लस ये x2 y2 z2 ये b के कंपोनेंट्स हैं, क्रॉस और ये c के कंपोनेंट्स हैं, इक्वल टू देखें a प्लस b क्रॉस c। अब ये सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम b प्लस c वेक्टर लेंगे, तो b के कंपोनेंट्स हैं x2i प्लस y2j z2k, प्लस c के कंपोनेंट्स x3i प्लस y3j प्लस z3k। i कंपोनेंट i के साथ ऐड होगा x2 प्लस x3, दोनों के साथ i है तो आप कॉमन ले लें, प्लस y2 और y3 ऐड होंगे, y2 और y3 और j इसमें से कॉमन ले लें, z2 और z3 ऐड होंगे और k इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब a का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, a क्रॉस b क्रॉस c। तो फर्स्ट रो में i j k लिख लेंगे, सेकंड रो में a के कंपोनेंट्स लिखेंगे x1 y1 z1, थर्ड रो में b प्लस c के कंपोनेंट्स लिखेंगे x2 प्लस x3 y2 प्लस y3 z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, फिर हम इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, i j k यहाँ पे भी लिखेंगे, i j k यहाँ पे भी लिखेंगे, x1 y1 z1, x1 y1 और z1 यहाँ पे भी लिखेंगे, x1 y1 और z1 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब ये जो थर्ड रो है इसमें दो
वैल्यूज़ का सम है, हर एक एलिमेंट जो है वो दो वैल्यूज़ का सम है। तो एक वैल्यू को एक डिटर्मिनेंट में लिखेंगे यानी x2, y2 और z2 यहाँ लिख लेंगे, और x3, y3 और z3 ये जो सेकंड वैल्यूज़ हैं ये दूसरे डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। ये एक ही, ये और ये दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है। ये तमाम हमारे पास देखें, ये ए के कंपोनेंट्स हैं और ये बी के, तो आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये ए के कंपोनेंट्स हैं तो ए वेक्टर क्रॉस और ये सी के कंपोनेंट्स, और ये इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये भी प्रूव हो गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर अगर गिवन है तो हम एंगल किस तरह फाइंड करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स एंड theta be the angle between them. Then by definition of cross product, A cross B वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। ये थीटा जो है ये 0 और 180 के दरमियान होना चाहिए। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। या इसको इस तरह सीधा करके लिख लें, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस भी कहते हैं, और मॉड्यूलस का जो प्लूरल है यानी जमा है वो क्या है, वो मॉड्यूलाई है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द साइन थीटा ऑफ द एंगल, ये जो एंगल है इसका साइन थीटा लिया गया है, इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या लेंगे, मॉड्यूलस लेंगे, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलाई, और फिर डिवाइड दोनों मॉड्यूलाई का क्या लेंगे, प्रोडक्ट। तो इससे हमें साइन थीटा आएगा। अगर हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो हम दोनों साइड का साइन इनवर्स लेंगे, तो साइन इनवर्स ए क्रॉस बी मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय ए मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बी मॉड्यूलस। इससे हम फार्मूला से दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। साइन इनवर्स किस तरह आया है, यहाँ पे साइन थीटा है, दूसरी साइड पे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, दोनों साइड का साइन इनवर्स ले लें। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि साइन उस तरफ गया और ये डिवाइड हुआ और फिर ऊपर आया। ये जो इनवर्स है ये पावर नहीं है बल्कि ये सिंबल है। तो ये साइन इनवर्स इस साइड से पे भी, तो ये साइड इनवर्स इस साइड पे भी लिया और इस साइड पे भी लेंगे साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये थीटा आ जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा साइन इनवर्स ए क्रॉस बी एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय ए मॉड्यूलस और बी मॉड्यूलस। ए और बी ये वेक्टर्स हैं। अब एग्जाम्पल 24 में ये 3 वेक्टर्स गिवन है, हमें ये तीनों पार्ट्स फाइंड करने हैं। पहला पार्ट है कि a माइनस बी और c माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। तो पहले तो आप a माइनस बी फाइंड करें। a है 2i प्लस 5j प्लस 3k, फिर माइनस b के कंपोनेंट्स हैं 3i प्लस 3j प्लस 6k इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे 2 माइनस 3 और i दोनों में है तो कॉमन ले लें, प्लस 5 माइनस 3 j कॉमन ले लें, प्लस 3 माइनस 6 और 3 के साथ भी k है और 6 के साथ भी k है, आप उसको कॉमन ले लें।
2 minus 3 minus 1 I, 5 minus 3 2 J, 3 minus 6 minus 3 और 7 K। फिर हम लेंगे C माइनस A। C के कंपोनेंट्स हैं 2I प्लस 7J प्लस K माइनस A के कंपोनेंट्स है 2I प्लस 5J प्लस 3K। 2 माइनस 2 और I कॉमन प्लस 7 माइनस 5 J कॉमन प्लस 1 माइनस 3 K कॉमन। आपकी बुक वालों ने यहाँ पे C की वैल्यू K लिखी है और फिर यहाँ पे सॉल्व करते हुए 4K लिखी है, तो मैं K से ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन होता है वही दिया जाता है। तो इस वजह से जो भी आपके पास वैल्यूज हो बस मेथड यही है। 2 माइनस 2 0 I, 7 माइनस 5 2 J और 1 माइनस 3 माइनस 2 K। अब हमने A माइनस B और C माइनस A का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। A माइनस B मल्टीप्लाई C माइनस A इज इक्वल टू, पहले रो में I J K लिखेंगे, दूसरी रो में इसके कंपोनेंट्स माइनस 1 2 और माइनस 3, तीसरी रो में C माइनस A के कंपोनेंट 0 2 और माइनस 2 इज इक्वल टू I लिखेंगे और I जिस कॉलम में हो, जिस रो में हो, उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख लेंगे 2 माइनस 3 2 माइनस 2, फिर माइनस और ये J लिखेंगे, ये फार्मूला है। J जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसके अलावा ये वैल्यूज लिख लेंगे माइनस 1 माइनस 3 0 माइनस 2 प्लस फिर K जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसके अलावा बाकी एलिमेंट लिख लेंगे और इसको छोड़ देंगे माइनस 1 2 0 2। I 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4 माइनस फार्मूले का माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 और ये माइनस तो प्लस 6 माइनस J माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस K माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 और प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 6 माइनस 4 2 और साथ I लिख लें, माइनस 2 माइनस 0 इज 2 तो माइनस 2 और J प्लस माइनस 2 को K से मल्टीप्लाई करें तो 2K। तो ये हमारे पास A माइनस B क्रॉस C माइनस A है। लेकिन इसका आंसर आपकी बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आपकी बुक वाले ने यहाँ पे K लिखा है और फिर आंसर में 4K लिखा है। पार्ट 2 में है अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो यूनिट वेक्टर इक्वल होता है A क्रॉस B, यानी ये वेक्टर A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए जिस तरीके से हम कहते हैं कि A वेक्टर इक्वल होगा A वेक्टर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, A वेक्टर इक्वल होता है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर n। तो यूनिट वेक्टर n इक्वल होगा A वेक्टर डिवाइडेड बाय A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि हम तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। अब हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं, A क्रॉस B डिटर्मिनेंट की मदद से फाइंड करेंगे। I J K, A के कंपोनेंट्स हैं 2 5 3, B के कंपोनेंट्स है 3 3 एंड 6। I लिखेंगे और I जिस कॉलम में और जिस रो में है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख लेंगे 5 3 3 6, फिर माइनस J जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको छोड़ के 2 3 3 6 लिख लेंगे 2 3 3 6, फिर K जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको छोड़ के लिख लें 2 5 3 3 इज इक्वल टू I 3 6 आर 30 माइनस 3 3 आर 9, फिर माइनस और J 2 6 आर 12 माइनस 3 3 आर 9 प्लस K
2 3s are 6 minus 3 5s are 15. 30 minus 9 is 21 I. 12 minus 9 3 minus 3j. 6 minus 15 minus 9 और k. ये हमारे पास a क्रॉस b वेक्टर है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 21 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर और प्लस माइनस 9 स्क्वायर। 21 का स्क्वायर आता है 441 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 9 स्क्वायर 81 और ये स्क्वायर रूट, इन सबको ऐड कर लेते हैं, इससे आता है 531 एंड स्क्वायर रूट। इसमें से आप 9 निकाल भी सकते हैं। 531 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 59 अंडर रूट 9 स्क्वायर 3 और अंडर द रूट 59। पुटिंग values in equation 1, unit vector is equal to a cross b to 21 I minus 3 j और minus 9 k divided by a cross b magnitude 3 under root 59। इन सब में 3 कॉमन है, 3 7s are 21, 3 1s are 3, यहाँ पे 3 बाहर तो 1 रह जाएगा और 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 59। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 7i माइनस j माइनस 3k डिवाइडेड बाय 59 अंडर रूट। थर्ड पार्ट है कि साइन थीटा फाइंड करें वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल है, हमारे पास फार्मूला है a क्रॉस b एब्सोल्यूट इज इक्वल टू a एब्सोल्यूट b एब्सोल्यूट और साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a एब्सोल्यूट और b एब्सोल्यूट। a एब्सोल्यूट और b एब्सोल्यूट इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये साइन थीटा मैंने वहां के बजाय यहाँ पे लिख दिया है। अब a क्रॉस b एब्सोल्यूट तो ये है a क्रॉस b एब्सोल्यूट, ये तो हम यहाँ से लिख लेंगे, ये वैल्यू हम यूज करेंगे। a मॉड्यूलस और b मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। a मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 एंड अंडर द रूट a मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट 38। अब b मॉड्यूलस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36। b मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 36 प्लस 4, 36 प्लस 9 प्लस 9 54 अंडर रूट। यहाँ पे पुट कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b एब्सोल्यूट 3 अंडर रूट 59 डिवाइडेड बाय a मॉड्यूलस 38 अंडर रूट और b मॉड्यूलस 54 अंडर रूट। 3 अंडर रूट 59 डिवाइडेड बाय 38 अंडर रूट और 54 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट। साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 59 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा साथ 6 और ये 38 अंडर रूट लिख लेंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 59 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों स्क्वायर रूट में है, इससे आता है 228 और दोनों पे स्क्वायर रूट है, दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिखा और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टार्क। टार्क क्या चीज़ है, द मूवमेंट एम, उसको हम एम से शो करते हैं ऑफ फोर्स, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट यानी टार्क क्या है, अबाउट पी, किसी पॉइंट पी के अबाउट, यानी पॉइंट पी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है, पॉइंट क्यू के ऊपर। द मूवमेंट एम ऑफ द फोर्स अबाउट पी, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है अबाउट पी इज
इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द फोर्स टाइम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। पॉइंट पी, ये पॉइंट पी क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है पॉइंट क्यू के ऊपर। लेकिन अगर आप इस लाइन को इस तरह आगे बढ़ाएं तो ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो पॉइंट पी से ये वाला डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका प्रोडक्ट है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट एम ऑफ द फोर्स अबाउट पी क्या चीज है, इन मैग्नीट्यूड, यानी उससे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट फाइंड होता है, इज इक्वल टू द फोर्स, इस फोर्स के जो इस बॉडी पे लग रही है टाइम यानी मल्टीप्लाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ। पॉइंट द मूवमेंट ऑफ फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ दिस एफ एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, यहाँ पे ये बॉडी रोटेट करेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये डिस्टेंस और मल्टीप्लाई ये फोर्स, ये मूवमेंट है। R is the vector from P to the initial point Q। इस पॉइंट Q पे फोर्स लग रही है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये जो वेक्टर है इसको हम R से शो कर रहे हैं। R is the vector from P to the initial point Q of the force। ये पॉइंट Q जो है ये इनिशियल पॉइंट ऑफ द फोर्स है, यहाँ पे फोर्स लग रही है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखें, अगर आप इसको देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, यानी ये वाली लाइन आप इसको पी ए कह लें, पी ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आर है, तो आर इस तरफ आ जाएगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू पी ए। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ए है ये असल में आर साइन थीटा है, तो ये जो पी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आर साइन थीटा है। तो ये हमने जो लिखा है तो कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है अबाउट दिस पॉइंट पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is equal to magnitude of the force time the perpendicular distance। तो magnitude of the force time perpendicular distance यानी multiply by perpendicular distance। तो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स है, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। या इसको इस तरह लिख लें, इन दोनों को शुरू में लिख लें आर एफ साइन थीटा, और हमें पता है कि आर एफ साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आर मल्टीप्लाई एफ, यानी ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, बिल्कुल वही है। यहाँ पे ए की जगह आर है, बी की जगह एफ है और साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, आर क्रॉस एफ के, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन नहीं है तो यहाँ ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ड्रा कर लें। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इस पर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट ए। हमने पॉइंट ए पे इन एक्सेस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट पे हो रही है, ये फोर्स अप्लाई हो रही है किस पॉइंट पे, 1 -2 एंड 3 पे, आप इसको P कह लें। तो ये आपके पास A है, ये आपके पास पॉइंट P है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 1 और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -2 एंड 3। यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स है 7I + 4J - 3K। ये फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ए पी हमारे पास रेडियस हो जाएगा। तो आर हमारे पास ए पी है। अब ये जो आर हम फाइंड करेंगे तो हमने पी माइनस ए फाइंड करना है, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आर फाइंड हो जाएगा। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -2 3 माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 1 इज इक्वल टू 1 -2 -2 -1 और 3 -1, इससे आ जाएगा -1 -3 और 2। ये हमारे पास ये आर आ गया। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स तो असल में इक्वल है आर क्रॉस एफ के, तो यहाँ पे हम आई जे और के लिख लेंगे। आर के कंपोनेंट्स हैं -1 -3 और 2, एफ के कंपोनेंट्स हैं
7, 4 और -3। तो इससे हमें इस टार्क का वेक्टर फाइंड हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स का वेक्टर फाइंड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आई लिख लेंगे और आई वाला रो और कॉलम खत्म, -3 to 4 -3, -3 to 4 -3, फिर -j का कॉलम और j का रो खत्म, -1 to 7 -3, -1 to 7 -3 प्लस k लिखेंगे और k वाला कॉलम तो k वाला रो खत्म, -1 -3 7 4, -1 -3 7 4, i is equal to i -3 multiply -3 9, -4 2s are 8, -j -1 multiply -3 3, -7 2s are 14, plus k -1 multiply 4 -4, -7 multiply -3 -21, एक माइनस ये है तो +21, 9 -8 1i, 3 -14 से -11 आता है और माइनस ये है तो माइनस माइनस +11j, 21 में से 4 गए +17k, हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स का वेक्टर है। अगर हम फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, अगर करना चाहते हैं तो फिर 1 स्क्वायर + 11 स्क्वायर + 17 स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट 17 स्क्वायर और इन सब का स्क्वायर, इन सब को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें तो फिर ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये इसका वेक्टर है, जिससे आता है स्क्वायर रूट 411। लेकिन आपकी बुक वालों ने आपसे यहाँ तक मांगा है। तो ये काफ़ी लेंथी लेक्चर था जिसमें हमने तमाम टॉपिक्स, थ्योरम और इस एक्सरसाइज 3.4 से पहले के जो भी एग्जाम्पल थे वो सॉल्व किए हैं।